सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क में जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, आप देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मुआशी ज़बूहाली की वजह से पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ ज़्यादा अरसे मुअत्तल नहीं की जा सकती, क्योंकि अवाम अगर बीमारी से बचेंगे तो भूख से मर जाएंगे। इसी खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया कि कारोबार को खोला जाए। कोरोना से बचाव के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों ने आपने देखा कि कई इकदाम किए। अस्पतालों में सहूलियात को बेहतर बनाने की कोशिश की, टेस्टिंग किट्स में इजाफा किया, लेबॉर्ट्री कायम की। सूबाई सतह पर भी फैसले हुए और हम कह सकते हैं कि वफाकी सतह पर भी फैसले हुए और फैसलों पर तनकीद भी हुई। लेकिन जैसे सूबाई हुकूमतों खुसूसन सिंध हुकूमत को वफाक से शिकायत हैं, वफाक को सिंध से शिकायत हैं, लेकिन सिलसिला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। सिंध में लॉकडाउन सख्त किया गया। दिहाड़ीदार तबका, सफ़ेद पोश तबका सिंध हुकूमत के खिलाफ शिकायत का अंबार लगा बैठा। ताजिरों की अगर मैं बात करूं, ताजिर शिकायत लेकर वज़ीर आला सिंध के दरवाजे पर जा पहुंचे। लॉकडाउन नरम किया गया तो डॉक्टर्स को तशवीश लाहक हुई, उन्होंने शिकायत की। केपी और बलोचिस्तान की अगर मैं बात करूं नाजरीन, तो वहाँ पे सूरत हाल इससे हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी मुख्तलिफ रही। पंजाब में भी लॉकडाउन और कोरोना ने आवाम को बहुत मुतासर किया और जो इकदाम पंजाब हुकूमत ने करने के दावे किए थे उन पर भी सवालात उठाए जाते रहे। सिंध क्या कर रहा है, सिंध में क्या मसाइल हैं, सिंध हुकूमत की क्या खामियां हैं, इस पर बात बाद में करेंगे। लेकिन बात शुरू करते हैं पंजाब से, जो इंतखाबात के वक्त सबकी निगाहों का मरकज़ समझा जाता है। ऐसा ही है, आज कई सालों बाद इसी पंजाब पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सारे इकदाम और इस्लाहात एक तरफ, कोरोना से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत जो फैसले और इकदाम किए पंजाब हुकूमत ने, आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वो काफ़ी है या उन दावों में कितनी सदाकत है? आज लाहौर में कायम PIC अस्पतालों के डॉक्टर्स ने पंजाब हुकूमत की तवज्जो एक मसले की जानिब दिलाई है। जरा क्लिप चलाइएगा नाजरीन, ये मसला देखें, फिर मैं मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ, सवालात का बॉल मेहमानों के कोर्ट में फेंकती हूँ। हम अपने हॉस्पिटल में जो दरपेश मसाइल हैं, हम चाहते हैं पूरे इस मीडिया के ज़रिए तमाम अथॉरिटीज़ को, पंजाब के अवाम को आगाह कर सकें। पंजाब के सबसे ज़्यादा हेल्थ स्टाफ जहाँ जिस अस्पताल में मुतासर हुए हैं वो ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। 48 के करीब स्टाफ मेंबर जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद इस अस्पताल को कोरोना रिकग्नाइज कराने के लिए, कोरोना की फैसिलिटी के लिए रिकग्नाइज करने के लिए अभी तक हुकूमत पंजाब ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर हमारे पास कोई कोरोना का मरीज़ आ जाए तो उसकी तशखीस के लिए और उसके लिए कोई भी चीज़ हो, इवन खुदा ना खास्ता कोई डेड बॉडी हमारे पास कोरोना पेशेंट की हो जाए तो उसके बरियल का भी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं। और ये सब लापरवाही मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की तरफ से है। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। यह हकायक तो सभी जानते हैं कि मुल्क की मईशत का पहिया अगर रोक दिया गया तो बात फाकों और दिवालिया निकल जाने तक जा पहुंचेगी। लेकिन क्या इस वबा पर काबू पाने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों को विफाक के साथ मिल बैठकर एक कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है? बेशक है, बिल्कुल है। ये शिकायत सिंध में भी हैं और पंजाब में। जब डॉक्टर्स इस बेबसी का शिकार हैं तो फिर हुकूमती इक़दाम से क्या उम्मीद रखी जाए? कोरोना से बचाव के लिए पॉलिसी आखिर है क्या? वो जो पॉलिसी है वो किस किस को समझ आ रही है और किसकी समझ से बाहर है, और हल क्या है? और तमाम तर दावों के बाद डॉक्टर्स जो कि मैं कह सकती हूँ कि फ्रंट लाइनर्स हैं, उनका ये शिकवा आखिर क्या पैगाम देता है, क्या वाज़े पैगाम देता है? इसी पे बात करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है तारुफ करवाती हूँ। सीनियर एन बोल न्यूज़ पर आप देखते हैं अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर एजाज, सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए उस्मान सईद बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर एजाज साहब, पहले आपसे शुरू करूँगी क्योंकि मैं जब भी प्रोग्राम कर रही हूँ कोरोना के से रिलेटेड या जो भी बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जी फ्रंट लाइनर्स जो हैं वो आप डॉक्टर्स हैं, तो आप बेहतरीन बता सकते हैं सिचुएशन को। पहले तो
ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये मसला आखिर क्या है, तमाम लोगों को समझाइएगा, कब से है ये भी बताइएगा, और अब तक हल क्यों नहीं किया जा सका? अगर नहीं किया जा सका तो सबसे ज़्यादा कसूरवार आपके मुताबिक कौन है? जी शुक्रिया डॉक्टर फिजा, आपने मुझे अपने शो में अपना मौक़िफ़ पेश करने की जो है मौका दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर तकरीबन 2 माह से जब से कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन सामने आई है और रोज़ बरोज़ केसेस में इजाफा हो रहा है, शुरू में हुकूमती कुछ इक़दामात वो इंतहाई तसल्ली बख्श भी समझे जा रहे थे और थे भी अच्छे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इन केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है और साथ ही हमारा लॉकडाउन में ईज हुआ है, तो जो सूरत हाल पैदा हुई है पंजाब के अंदर वो इंतहाई तशवीशनाक नजर आ रही है। मैं अनफॉर्चुनेटली बात करूंगा अगर पीआईसी के हेल्थ प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स की, तो मैं जो सबसे पहले पंजाब के अंदर डॉक्टर इस वबा का शिकार हुआ वो भी पीआईसी का था, और अभी भी जो पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो हेल्थ प्रोफेशनल की अफेक्ट हो चुकी है कोरोना से वो भी पीआईसी ही के हैं। 48 के करीब कल की डेट तक हेल्थ प्रोफेशनल इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब उसमें मोस्टली तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन उनके साथ उनकी फैमिलीज वाबस्ता हैं। एक हमारी लेडी डॉक्टर साहिबा हैं जो कि पिछले 1 हफ्ते से क्वारंटाइन हुई हैं, उनके वजह से उनकी वालदा मुतासिर हुई, उनको भी हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, उनके भाई हैं वो भी मुतासिर हुए, और उनका तकरीबन 1 साल से छोटा बच्चा है जो कि कल ही मुझे फ़ोन पे पता चला कि उसकी भी हालत ठीक नहीं है, उनका चेस्ट एक्सरे भी ठीक नहीं है। तो ये वबा का जो सिलसिला है हेल्थ प्रोफेशनल से आगे अब उनकी फैमिलीज तक भी एक्सटेंड हो रहा है, और हमें डर है कि हम हेल्थ प्रोफेशनल जहां डेली के 100 मरीज चेक कर रहे हैं, तो हम खुद कैरियर बन के उन मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे जो बेचारे अपने इलाज के लिए आते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन वो हॉस्पिटल में आने के बाद अपनी मर्ज के साथ साथ कोरोना भी लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम लॉकडाउन को ईज करें लेकिन एसओपीज को फॉलो करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे। आप शॉपिंग मॉल्स देख लें, मार्केट्स देख लें, रोड साइड पे चले जाएं, तो जिस तरह हुजूम होता है, मैं समझता हूँ कि ये मर्ज आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगी। इसको सीरियस लेना होगा। हुकूमत की तरफ से जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए इकदाम वो भी नाकाफी हैं। ठीक है डॉक्टर एजाज, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, सुनना चाह रही थी आपको, मैं चाहती नाजरीन भी आपको सुने। मेरे पास आपने भी सुना, उस्मान बसरा साहब आपने भी सुना। मेरे पास मैं आपकी तरफ बाद में आती हूँ, पहले बसरा साहब आपसे जवाब लेती हूँ। आप हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, दावे तो बहुत किए आप लोगों ने, आज भी करते हैं, सिंध पर तनकीद भी करते हैं, पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, फिर ये क्या हो रहा है? ये शिकायत मैं ये नहीं कह सकती कि गलत है, बिल्कुल सही है। और साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी, 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में ताजिर रहनुमा थे, यहाँ पे मौजूद थे नईम साहब, उन्होंने बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड बात, उन्होंने कहा जी एसओपीज़ के हवाले से हमें कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया, हमसे पूछा ही नहीं गया। अगर हमने कोई तजावीज़ दी कि बच्चों को या बूढ़ों को बाहर ना जाने दिया जाए तो उसको भी हवा में उड़ा दिया गया। इस पर क्या कहेंगे बसरा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने अभी आपके हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं डॉक्टर साहब, अब तो 2 डॉक्टर्स मिक्स हो गए हैं, आप तो हमारी एंकर हैं, हमारे दूसरे डॉक्टर साहब, मैंने उनकी बड़ी बात सुनी है, बड़े इनामाक से सुनी है। मुझे उसमें सिर्फ एक ही शिकवा नज़र आया है, और वो ये है कि पैरामेडिक्स जो स्टाफ हैं, जो जिनके लिए हमने सफ़ेद परचम रेज़ किए, जिनको पूरी कौम ने सलाम किया, पंजाब हुकूमत ने अपनी जो मुआशी इस्तात है जो हमें इनहेरेंट की गई, उससे बढ़ कर के कभी आप देखिए कि पेंडेमिक के अंदर ये मसला नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कभी भी उनको एक पूरी इंक्रीज़ कर दी हो तनख्वाह के अंदर, लेकिन अभी शिकवा उन्होंने ये किया कि पैरामेडिक्स के कुछ लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। देखिए, आज मुल्क के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हैं, पाकिस्तान एक गैर मामूली हालात से गुजर रहा है, दुनिया एक गैर मामूली हालात से गुजर रही है। इसके अंदर हमें अपनी ज़ात से ज़रा बाहर आके सोचना चाहिए। देखिए मसला क्या है, मैं आपको पूरी एश्योरेंस करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पॉलिटिकल बात नहीं है। अभी अमीर अब्बास भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया को भी ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, प्रोग्राम्स भी उन्होंने किए हैं, आप भी पूरा जो अवाम की पल्स है उस पर नज़र रख रहे हैं। जो टूटा फूटा बदहाल सिस्टम जो आपकी सेहत का है वो हमें मिला, हमने उसके अंदर गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम में, मरकज़ में उस्मान बुज़दार और उनकी टीम में पंजाब के अंदर
बेस्ट आउटपुट दी है। आप उसकी मिसाल यहाँ ये समझ लीजिए कि 12 करोड़ का सूबा है पंजाब और वेंटिलेटर से 750 जो काम कर रहे थे, वैसे तादाद तो 1600 थी, 750 काम कर रहे थे। इसके बावजूद अगर 12 करोड़ की आबादी के सूबे में जो अनफॉर्चुनेट है कि पेशेंट हैं यहाँ पे, डेथ भी हुई है यहाँ पे, लेकिन अगर आप कंपेयर करें दुनिया के साथ तो ये बहुत हद तक एक मिनिमाइज किस्म की चीज़ है। सो मैं दरख्वास्त ये करता हूँ कि देखिए अमेरिका से हम एडवांस नहीं है ना, 2000 अरब रुपए का सिर्फ उन्होंने हेल्थ सेक्टर को बजट दिया है, एक्स्ट्रा बजट दिया है। हमारे पास देख ली कि दस्तयाब वसाइल क्या हैं, लेकिन हमने डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइन के ऊपर पैरामेडिक्स लड़े थे, हमने उनको किट्स फराम की हैं। कोई आप हॉस्पिटल ऐसा नहीं कर रहे। अभी वो जो पहले डॉक्टर साहब जो इनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई, उन्होंने कहा जी पीआईसी के अंदर इंतजाम नहीं है। तो देखिए ना, अब आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी आ रहे हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। असल मसला जो है वो डॉक्टर यास्मीन ने उस दिन बयान किया था, वो मैं दोबारा कहूँगा, अभी सियासत का वक्त नहीं है। आपके जो लोग हुकूमत ने किसी वजह से जो सर्विस प्रोसीजर के अंदर डिसमिस हुए हैं उनको बहाल फिर कभी करवा लीजिएगा। लेकिन मैं लोगों को बताऊं कि पीआईसी हो या दूसरे हॉस्पिटल हैं, पंजाब के इजला हैं 36 इजला के अंदर मौजूद तमाम हॉस्पिटल को कोरोना सेंटर डिक्लेयर नहीं किया गया है। जिन हॉस्पिटल को कोरोना के पेशेंट को रखने के लिए डिक्लेयर किया गया है वहाँ तमाम किस्म के इंतजामात हैं और अभी तक मीडिया ने कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ ऐसी रिपोर्ट नहीं की जहाँ लैग कर रहा है। हमने 36 इजला के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं और उनमें 5 स्टार नहीं तो 4 स्टार 3 स्टार की फैसिलिटीज हैं। लेकिन देखिए डॉक्टर्स इसमें फ्रंट लाइन के ऊपर लड़े हैं। पॉइंट है कि मैं दोबारा आती हूँ अमीर अब्बास को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अमीर अब्बास, आपने बसरा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मसला कह रहे जी असली मसला क्या है, तो असल मसला तो मेरे ख्याल से आपने खुद ही बता दें कि सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन सॉरी टू से अभी भी सियासत हो रही है। अमीर अब्बास, आप खुद देखिए, आप इतनी गहरी नजर रखते हैं इशूज़ पे, सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मुझे बताएं कि ये टाइम ऐसा था कि सूबे भी आपस में लड़ रहे हैं, विफाक सूबों पे तनकीद कर रहे हैं, सुबह सिंध और विफाक आमने सामने, इस तरह से भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, लगता ही नहीं कि वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ये भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। कौमी पॉलिसी अमीर अब्बास कोई नजर नहीं आ रही, डॉक्टर्स हो या आम आदमी, वो हुकूमत को ही कोस रहा है, कौन बेहतर है, इसी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। यही मसला है ना मेरे ख्याल से कि ये लोग अभी भी सीरियस नहीं हो रहे, एक पेज पर नहीं आ रहे, अभी भी सबको सियासत याद है और एक दूसरे की टांग कैसे खींचनी ये याद है। डॉक्टर फिजा, जो आप कहना चाह रही हैं, जो करक्स है आपकी बात का, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस पर आने से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो डॉक्टर साहब आपके साथ हैं और जिन डॉक्टर साहब का आपने शॉर्ट प्ले किया, जो वो शिकायत कर रहे हैं, जहां तक डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि उनको प्रोटेक्टिव गियर चाहिए, इस मुतालबे से 100 नहीं 1000% मैं मुत्तफिक हूं और वो होना चाहिए। जहां तक डॉक्टर्स के मुतालबा है कि अगर खुदा ना खास्ता हमें ही कुछ हो जाएगा तो फिर कौम को कौन बचाएगा, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक ये सवाल है कि पिछले पौने 2 साल में पंजाब के हेल्थ केयर सिस्टम को तब्दील करने में वसीम अकरम प्लस कितना कामयाब हुए, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन एक और भी हकीकत है, जिस हकीकत को हमें कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा जब हम हुकूमत पर बैशिंग करेंगे, जब हम कहेंगे कि हुकूमत कुछ नहीं करी, तो वो हकीकत अब जरा सुने और डॉक्टर साहब भी जरा सुन लें, इनको ज्यादा मालूम होना चाहिए। मई 2019 में, आज से 1 साल पहले तक के आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, मई 2019 तक पाकिस्तान में 1600 पाकिस्तानियों के लिए एक बेड था अस्पताल में, 1600 पाकिस्तानियों के लिए, 1073 पाकिस्तानियों के लिए एक डॉक्टर था पाकिस्तान में। ये 1 साल पहले तक। अब 1 साल में आबादी में इजाफा, मजीद इसमें आप देख लें कि और डिमांड बढ़ती होगी। ये जो डॉक्टर्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आज कोस रहे हैं इस निजाम को, काश की ये जो 10 साल का अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव पीरियड था जिसमें डॉक्टर्स पॉलिटिक्स कर रहे थे वाईडीए के नाम के ऊपर, काश के उस वक्त ये स्टैंड लेते और शहबाज शरीफ साहब की गर्दन पर नाखून रखते कि ये 350 अरब रुपए की जो आप छौंक रहे हैं ट्रेनों के अंदर और बसों के अंदर पैसे, पहले हेल्थ केयर के सिस्टम के ऊपर पैसा खर्च करें। उस वक्त उन्होंने नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान में WHO के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डॉक्टर फिजा, पाकिस्तान में 4 लाख डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, 2 लाख डेंटिस्ट की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, 16 लाख नर्सों की कमी है पाकिस्तान में। पकड़ने करे बांध जाके इमरान खान का, फांसी पे चढ़ा दे उस्मान बुज़दार को मीनारे पाकिस्तान पे, बुलडोजर चला दें आप इमरान खान के बनी गाला पे। ये इनहेरिट किया है सिस्टम। खुदा का खौफ करें, इंसाफ के साथ बात करें। जहां गलत है उस्मान बुज़दार, जो नई सिस्टम में डेवलपमेंट ला सके पौने 2 साल में, हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर सके। इस मुल्क के अंदर इमरजेंसीज में डॉक्टर फिजा लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिलती थी। मैं खुद इन आंखों से, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, ये खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में
मुझसे ज्यादा हेल्थ केयर सिस्टम No doubt in पाकिस्तान it. का Totally किसी agreed. एंकर ने कवर नहीं किया। पाकिस्तान के गोठ और देहातों में जाके जो बेसिक हेल्थ यूनिट और जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां जाके मैंने पाकिस्तान के हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को पढ़ा है और विजिट किया है। लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिलती पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में। इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो डॉक्टर लिख के देता है पर्ची के बाहर से जाके सिरिंज लेकर आओ, 10 रुपए की सिरिंज। भाई ये सिस्टम आपने दिया है इमरान खान को। अब ये जो पेंडेमिक है, ये वो सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जो रूटीन के पाकिस्तान की बीमारियों के मसाइल हैं, वो उनको कैटर नहीं कर सकता। रूटीन के बीमारियों को कैटर करने के लिए हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चौक हो जाता है। अब ये एक वबा है जिसने पूरे 22 करोड़ लोगों पर हमला कर दिया, खुदा न खास्ता। ये शुक्र है अल्लाह का कि आज बहुत कम लोग मुतासिर है, लेकिन इसकी कोई कैंसर की तरह, ये कोई डायबिटीज की तरह, ये कोई पोलियो की तरह, ये कोई हेपेटाइटिस की तरह तो नहीं है ना। ये तो वबा है। ये तो 22 करोड़ लोगों को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। अब आप डॉक्टर्स अगर ये कहें कि जी ये चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई, तो पहले देखना चाहिए कि इसका वे आउट कैसे निकाला जा सकता है। बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया मेरे पास। देखे ना इस वक्त अमेरिका जैसा मुल्क, हम क्या देखे ना, हमारी मैशत, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या पिद्दी का शोरबा। भाई अमेरिका जैसा मुल्क लड़ रहे हैं इस बीमारी से। बर्तानिया जिसका नेशनल हेल्थ सर्विस NHS जिसको दुनिया के बेहतरीन निजामों में से कहा जाता है, इसी तरह से वेस्टर्न यूरोप जिनको आइडियलाइज करती है सारी दुनिया, इटली वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है। कितने डॉक्टर्स खुदा न खास्ता इटली के अंदर मर गए हैं अब तक, कितनी नर्सेज वहां पे मर गई हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता हमारे डॉक्टर्स को कुछ हो जाए, लेकिन इस वबा को आप आम हालात के जो हमारे हेल्थ केयर के चैलेंजेस हैं, आप उसमें मुवाजना नहीं कर सकते हैं। आपकी हुकूमत के सामने बड़े महाज हैं, वो बेरोजगारों को भी अलाउंस दे रही है, वो जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको भी अलाउंस देने की कोशिश कर रही है, वो जून में बजट लेकर आ रही है। वो बजट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो कर्जों का बोझ इस हुकूमत ने चढ़ाया और जो पिछली हुकूमतों का कर्जों का बोझ था, उसको कैसे रीशेड्यूल करना है, IMF के साथ कैसे डील करना है, फिर ये पेंडेमिक के सिलसिले में डॉक्टर्स और मरीजों ठीक है जी, मेरे पास आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं अब डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपने अमीर अब्बास की पूरी गुफ्तगू सुनी और मैं मुझे यकीन है कि आप बहुत सी बातों का जवाब भी देना चाह रहे होंगे, आप वो भी जवाब दीजिएगा। साथ ही बाकी उन्होंने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया कि अब आप इस हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं, ठीक है आपके भी गिले बजा होंगे, लेकिन ये जस्टिफाइड तो नहीं ना होगा अगर आप शहबाज शरीफ साहब को वाकई देख रहे हो, खादिम में आला कहलवाते हैं, जो हैट पहन के बड़ी सी फिर रहे होते थे, ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए, अंडरपासेस बना दिए, सड़कें बना दी, पुल बना दी, बसें चला दी, ट्रेनें चला दी, इसका नाम ही तरक्की रखा हुआ था। तब आपने कभी पूछा कि आपने हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाए? और इन लोगों का ये हाल है कि हॉस्पिटल की वाकई सिचुएशन है कि नाम रखा हुआ है पेरिस, पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर का, अपना इलाज करवाने के लिए लोग बरतानिया से कम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। डॉक्टर साहब, यहाँ पे भी जरा पूछना था ना आप लोगों ने। जी, मुझे थोड़ा सा मौका दें। सबसे पहले तो मैं मीर अब्बास साहब की इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि YDA का जो बिल्कुल आया था वो भी नून लुई के दौर में ही आया था। और जिस तरह YDA ने अपने हकूक के लिए, डॉक्टर्स के हकूक के लिए और पेशेंट के हकूक के लिए आवाज उठाई, हमने जेलें भुगती, हमने रोडों पे डंडे खाए और टर्मिनेशंस, आज तक भी हमारे कई लोग उस दौर के टर्मिनेटेड हैं। सिर्फ उनको भीड़ चढ़ाया गया सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। ये कहना सरासर गलत है कि YDA चुप करके बैठी रही, उन्होंने पिछले दौर में कोई आवाज नहीं उठाई। हम हमेशा ये बात उजागर करने की कोशिश करते रहे हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे भी बहुत से दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, मुझ तक भी बड़ी खबरें पहुंचती रहती हैं। जरा ये बात भी क्लियर कीजिएगा, आज जरा क्लियर कीजिएगा कि YDA में भी आपको पता है कि YDA भी बटी हुई है और बहुत से लोग ये इल्ज़ाम आयद करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं इसलिए मैं इल्ज़ाम ही कहूँगी, आप ज़रा जस्टिफाई कर दें, आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आप जिस तरह कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का हवाला दे रहे हैं, बहुत से YDA के लोग जो शहबाज शरीफ साहब के क्लोज भी हैं, और क्यों क्लोज होंगे आपको वजह पता है, ज़रा इसको ज़रा क्लियर कर दें। देखिए जी, YDA के कोई भी लोग जो इस वक्त करंट लीडरशिप है, कोई भी क्लोज नहीं है। अब जो एक बंदा था अगर YDA से वो आउट हो गया, इस वक्त उसका YDA से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई भी पॉलिसी मेकिंग में या जो भी हमारी मूवमेंट की आती है कॉल, जो आउट हो गया वो क्लोज था, ये बता दें। मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं, मेरे ज़हन में ऐसा बंदा नहीं है, एक भी नाम नहीं है कि जो हुकूमत के साथ मिला था, अब की हुकूमत हो चाहे पिछली हुकूमत, जो आउट हो गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि आप इस करंट लीडरशिप में किसी एक बंदे की तरफ पॉइंट उठाएं तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि पिछले दौर में आप किसी की बात कर रहे हैं, तो उसकी जस्टिफिकेशन तो वो खुद आके दे सकते हैं। अब रही बात कि हमने जो है उस वक्त आवाज नहीं उठाई, हमेशा आवाज उठाई है कि हेल्थ का जो बजट है पाकिस्तान का,
वो जो जी। इंटरनेशनल बजट है हमारा, हमसा मुल्क है, वो 6% जीडीपी का दे रहा है हेल्थ को, और हमारे तो अपने का हिसाब लगाएं कि वो 1% से भी नीचे दे रहा है, तो कैसे हम बेहतरी लेके आए? हमने तो मोहरे लगा लगा के मरीजों को कहा कि जी नून लीग को वोट नहीं देना, पीटीआई को वोट लेना है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी पॉलिसियां भी ऐसी हैं। मैं बसरा साहब को ये बताना चाहूंगा कि ठीक है, हमारे मुल्क की हालात ऐसे नहीं हैं, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन पॉलिसीज का क्राइसिस नहीं है। पॉलिसीज खुदारा ठीक बनाए। मैं आपको पीआईसी की बात अगर बताऊं, 1 करोड़ रुपए का बजट 2 महीने से पीआईसी को मिला हुआ है, 1 टका भी नहीं उसका लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? बात करते हैं कि तमाम पीपी किट्स दे दी गई हैं, तमाम मास्क दे दिए गए हैं, तमाम जो है प्रोटेक्टिव गियर्स दे दिए गए हैं। 3 दफा हम लड़ चुके हैं, आज के दिन भी कोई प्रोटेक्टिव गियर, स्पेशली जो N95 मास्क है, वो नहीं दिया गया। एनडीएमए की तरफ से कोई बचे खुचे आते हैं, 2000 का स्टाफ है पीएसी का, और यहाँ पे अभी तक जो 700 का फिगर है जो इन्होंने N95 मास्क दिए हैं, वो भी एनडीएमए की तरफ से दिए हैं। जो हमें बजट दिया गया है 1 अरब रुपया, 1 करोड़ रुपए का, उसमें से कुछ नहीं लगा। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की इसको कमी है, आपका मौक़िफ़ आ गया और मुझे ब्रेक पे जाना है, आपका शुक्रिया अदा करना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं बसरा साहब से आपकी बातों का जवाब लेना चाहूंगी। चलिए 20 सेकंड से आप कुछ और भी कहना चाहें बसरा साहब, फिर आपसे जवाब लूंगी। बसरा साहब अमीर अब्बास मेरे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब आपका मैंने शुक्रिया अदा करना है। जी पूछिए बसरा साहब से। अच्छा, दूसरा बसरा साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि सर देखें, आपने बात की सियासत की, तो हम बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे। हमने, हमारे पीआईसी में कोई बंदा टर्मिनेट नहीं है। हमने पिछले 1 हफ्ता एफर्ट की हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मिलने की, उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। हमने अपनी इंतजामिया को बारहा कहा कि ये हमारी रिजर्वेशन है, यहाँ पे मरीज आता है, वो 10 दिन यहाँ स्टे करता है और 10 दिन के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, और उस वक्त तक उसको 50 लोग उसको हैंडल कर चुके होते हैं, उनको देख चुके होते हैं, तो वो भी एक्सपोज हो चुके होते हैं। तो खुदा के लिए एक तो टेस्टिंग फैसिलिटी पीआईसी के अंदर जो लेके आई जाए, और दूसरा पीआईसी को भी कोरोना लेवल कर दिया जाए, जहां पे बहुत ज्यादा डेली की बेसिस पे 3 से 4 मरीज कोरोना के जो है ना वो हम रेफर करते हैं बाकी हॉस्पिटल को। तो खुदा के लिए पीआईसी को आप ये कह के कि जी पीआईसी का तो कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं, यहाँ के स्टाफ को वो चीजें जो वो फैसिलिटी नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई कह ले कि ना अहली है, कम अकली है। इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे तो पीआईसी एक सोर्स होगा। जिस तरह आज से कुछ दिन पहले ताफ्तान के लिए ये था कि वहां से ये कोरोना फैला, तो खुदा न खास्ता पीआईसी के लिए भी ये बात ना निकले कि पीआईसी से डॉक्टर साहब ये तजवीज़ थी या सवाल था बसरा साहब से? जी बसरा साहब क्या कहेंगे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल, आपकी ब्रेक सर पे आ गई है, तो मैं ये चाहूँगा क्योंकि ये डिटेल का डॉक्टर साहब को जवाब देने की ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि मैं इसको शॉर्टली अगर आपको बताऊँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि बहुत खुश हो गए कि ब्रेक आ गई सर पे, मुझे जवाब नहीं देना पड़ा इतने मुश्किल सवालों का। जी नहीं, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल थोड़ा टाइम चाहूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब को खिदमत दर्ज करूँगा कि हमारी जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब मैं आपको इशारत चलें भी आपकी दुआ कबूल होगी, टाइम आपने मांगा, ठीक है जी, ठीक है ब्रेक का वक्त, ठीक है जी कबूलियत का लम्हा था, ब्रेक का वक्त आ गया। डॉक्टर एजाज आपका बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास और बसरा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद निसार खोड़ो साहब। देखते रहिए, ऐसे नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना का पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट होने से लेकर अब तक कौमी पॉलिसी का ऐलान तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन विफाक और सिंध की जंग कोरोना के पाकिस्तान में आने से पहले से जारी है, और कोरोना के बाद अगर मैं कहूँ कि मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को। जैसे कोरोना का इस वक्त तक कोई हल नज़र नहीं आ रहा, यकीन जानिए, वैसे ही विफाक और सिंध के दरमियान जारी इस महाजराई का भी अभी तक कोई हल नज़र नहीं आ रहा। करीब आ जाए तो मैं तो यही कहूँगी कि शुक्र है आ गया, लेकिन क्या इस तरह से मुल्क चल सकेगा? और अगर चलेगा तो फिर किस तरह चलेगा, तरक्की कैसे करेगा? हमारे मसाइल क्या झुके दूर रहेंगे या इसका कोई हल मुमकिन नज़र आएगा? इस बारे में बात करेंगे। मुझे सेगमेंट में ज्वाइन के निसार खोड़ो साहब ने, साथ बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमीर अब्बास और उस्मान साहब भी मेरे साथ मौजूद है, आप दोनों का भी दोबारा से बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब आपसे शुरू करूंगी। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ रही है, आपको भी बात मालूम है, लेकिन इकदामात से कहीं ज़्यादा, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, महाजराई दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सही हैं वो गलत हैं, विफाक सही है या फिर सिंध हुकूमत गलत है। सिंध में पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ आमने सामने क्यों है, ये बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही है। आप ज़रा समझा दीजिएगा तमाम लोगों जो कंफ्यूज हैं कि कोरोना के मामले पर भी बहस और मुहाजराई आखिर क्यों? आपने अपने इंट्रो में कहा कि कोई पता नहीं चला कि कोरोना से मुकाबला कैसे किया जा सकता।
सकता है, सारी दुनिया इस चीज से परेशान है, ठीक है। बड़े बड़े मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क सारे जो हैं वो फंसे हुए हैं कि जी कोरोना कब खत्म होगी भी कि नहीं खत्म होगी। और WHO जैसे इदारे कह रहे हैं कि जी अब तो जिंदगी भर का साथ है और जीने का तरीका सीखना पड़ेगा, जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? बिल्कुल खोड़ साहब कहिए। आवाज आ रही है? जी निसार साहब हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। जी 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 तो मैं बिल्कुल ये आ रही है कह रहा आवाज, था आपको कि- मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि मुझे भी कोई पता नहीं है कि कब खत्म होगी, दूसरे ममालिक को पता नहीं है कब खत्म होगी, तो आप फिर ये PTI और पीपुल्स पार्टी का जिक्र क्यों कर रही है? PTI और पीपुल्स पार्टी, PTI और पीपुल्स पार्टी, PTI और पीपुल्स पार्टी, ये क्यों कहे जा रही है? हमने क्या कहा था, सिंध में कहा था एहतियात करने के सख्त कवायद बनाओ, क्योंकि हमारे मुल्क में PTI और पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, नून लीग तो वैसे खामोश है। देखिए खोड़ो साहब एक पेज पर नहीं आ रहे ना, लॉकडाउन के हवाले से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। मेरी बात सुने, जी जवाब निसार साहब। सुनेगी या नहीं सुनेगी? आप मेरे जवाब पूरा सुन लें, उसके बाद आप भले सवाल करें। जी अब जवाब दीजिए। PTI हो या पीपुल्स पार्टी हो या मुस्लिम ग्रुप हो, ANP हो, कोई और जमात हो, हम इंसानों की हिफाजत के लिए कुछ कह रहे हैं। इंसान की जान की हिफाजत के लिए अगर हम थोड़ा सा सामान कर रहे हैं तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अभी खुद वफाकी वजीर साहबान कह रहे हैं कि जी प्री मेच्योर खोली नहीं होना गई चाहिए। है ये दुकानें, प्री मेच्योर खोली गई है। आज फवाद चौधरी साहब का बयान लगा पड़ा है कि जी उसने कह दिया कि प्री मेच्योर दुकानें और ये सारा कुछ खोल दिया गया है, बाजारें खोल दी गई हैं। फिर कोई गवर्नर रूल की बात करता है, फिर कोई और की बात कर रहा है। गवर्नर रूल की बात करने वालों को बोलो कि भाई KPK में लगाओ जाके फिर पे, सबसे ज्यादा अमवात तो वहां हुई है, सबसे ज्यादा अमवात जहां हो रही है उसकी बात हो नहीं रही है। सिंध को आके हाथ में रखा हुआ। हमने क्या कहा था? हमने कहा था भाई जिंदगी को बचाने की कोशिश करो, लॉकडाउन करो, ये करो, वो करो, SOPs बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता करके आगे चल रहे हैं। एहतियात की बात कर रहे हैं ना, हम कुछ और क्या बात कर रहे हैं? एहतियात के लिए तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। एहतियात अपने जिंदगी के बचाने के लिए एहतियात है ना, तो एहतियात करने से आप क्रिटिसाइज कर रही हैं पीपुल्स पार्टी पर और वफाक और सिंध का झगड़ा करार दे रहे हैं आप। आज निसार साहब वैसे मुझे नहीं पता कि आपको क्या बात इतनी बुरी लग गई। लोग रिपीट में भी देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ सिंध की बात नहीं की, मैंने सिंध और विफाक मैंने मेंशन किया कि मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि विफाक सही है, सिंध गलत है, सिंध सही है, विफाक गलत है। एक मिनट, तो आमने सामने नहीं है क्या? लॉकडाउन के हवाले से क्या आप लोग एक पेज पर है शुरू दिन से? क्या आपने सामने नहीं है? मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं निसार साहब? चलिए बसरा साहब आपकी तरफ आते, निसार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका पॉइंट आपने सुना। एक बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं निसार साहब की, एक बात मुझे बिल्कुल सही लगी, कुछ विफाकी वुज़रा भी हमारे ऐसे हैं, कुछ लोग भी ऐसे हैं बसरा इस तरह के बयान दे देते हैं जो उनको नहीं देने चाहिए। ऐसे लोगों का रवैया जो है जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का काम होता है बर्दाश्त करना। लेकिन मैंने देखा है कि हुकूमत में भी कुछ वुज़रा ऐसे हैं जो कुछ भी कह देते हैं बगैर सोचे, बगैर समझे। मुझे लगता है कि बाद में भी नहीं सोचते हैं। उनके हवाले से बसरा साहब आप क्या कहेंगे, और क्या वाकई विफाक की जिम्मेदारी नहीं है कि तमाम सूबों को लेकर चले? देखिए डॉक्टर साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा ये चाहूँगा कि तो थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिएगा। देखिए निसार खोड़ो साहब जो हैं वो एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को बड़ी वो एक फहम फरस्त वाली जमात कहा करती थी, वो नकाब भी इनके चेहरे से उतर रहा है। ये किसी का सवाल पसंद नहीं करते, ये जो एंकर इनके मिजाज के खिलाफ बात पूछे उसको पसंद नहीं करते, ये किसी सहाफ़ी का सवाल ये पसंद नहीं करते। भाई देखिए, जब आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर आएंगे, अगर एंकर का एक प्रोग्राम है वो आपसे सवाल कर रहा है, असल में मसला ये है कि जो PTI का लफ्ज़ है, लफ्ज़ PTI पीपल्स पार्टी को एक जो सीने में तीर की तरह चुभा हुआ है। जब भी आप इसका नाम लेंगे तो इनको बुरा लगेगा। अब आप देखिए कि अभी निसार साहब की मुझे अफसोस हुआ, जो मैं सुन पाया मुझे बड़ा दुख हुआ है। इज अ सीनियर पर्सन जी, आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठे हैं, कह रहे हैं जी जाके बात करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, मौत ज़्यादा हैं। 12,885 केस है सिंध के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा में केस है सिर्फ 5,480। इनको ये पता ही नहीं है कि आप टेलीविजन के ऊपर बैठे हैं, लोगों को हम क्या फीड कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ पूरी रोज़े रोशन की तरह अय्या है सिंध के अंदर। अगर मैं डॉक्टर साहब आपको पिछले प्रोग्राम में भी आया था, मैंने कहा कि सिंध के लोग जहाँ के जो कहते हैं पीपल्स पार्टी की उसको छोड़ दें, ज़रा उमरकोट एक ज़िला है,
एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा है उसको। जरा आप उमरकोट में ले जाएं अपना कैमरा और छाछड़ और मिठरी की तरफ सफर शुरू कर दें। आप यकीन माने कि अर्तुगरुल ड्रामा जिसको कास्ट करने के लिए तुर्की को करोड़ों रुपए के सेट लगाने पड़े ना, वो पुराना जमाना दिखाने के, अगर आप सिर्फ उमरकोट से आगे मिठरी और छाछड़ की तरफ सफर करें तो वो आपको राजा दार से भी पुराने जमाने का सीन मिल सकते हैं। वहां पे तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी तक बावले कुत्तों के कांटे की वैक्सीन नहीं है। यानी कि आप देखें कि नोडेरो के अंदर और आपका जो लाड़कन है उसके अंदर WHO ने एड्स के मरीजों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी हुई है, और जो उसमें भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं एड्स का शिकार हो रहे हैं, कोई अमल नहीं है। आज पाकिस्तान को आजाद हुए कितना 72 साल के करीब हो गए, और सिंध के अंदर बला शिरकत गैर एक दूसरा इनकी टर्म है, कोई इनको पूछने वाला नहीं। 18वीं तरमीम करके नीचे ले गए हैं। इनको सिर्फ ये पूछ दीजिए कि आप हमें बताएं कि आपने सेहत में क्या किया है। ठीक है बसरा साहब, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, 2 मिनट है। अमीर अब्बास को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको मौका देती हूँ। अमीर अब्बास, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपने बसरा साहब की गुफ्तगू भी सुनी। जी बसरा साहब कंप्लीट कीजिए जल्दी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के 144 बिलियन आप निकाल दें जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पूरे पाकिस्तान में, सिंध के अंदर तो आज तक इनको ये पता नहीं है पीपल्स पार्टी को कि डाटा किधर से लेना है। अभी परसों ही हमने सक्कर के अंदर 17 ग्रेड से लेके 20 ग्रेड तक के अफसरान की जो बेगमात हैं उनको बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला है, उनसे 7 करोड़ रुपया रिकवर किया है। तो देखिए सारी दुनिया जानती है कि सिंध के अंदर अभी जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं सिंध के रजिस्ट्री के अंदर, जब ही वाज जस्ट एक ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर तो हुकूमत नाम की चीज नहीं है। निसार खोड़ो साहब को ये मानना पड़ेगा अल्टीमेटली कि तब्दीली का अगला रुख, सुनामी का अगला रुख और नए पाकिस्तान का अगला पड़ाव सिंध है। इसलिए इनको दिन रात सिर्फ पीटीआई हम तो पहले दिन से कह रहे हैं भाई पॉलिटिक्स बंद करें, आए हमारे साथ बैठें, वफाक आपके साथ बात करने को तैयार है। लेकिन अगर आप सईद गनी के भाई को पकड़ने वाले एसपी को तब्दील करवाने के लिए आईजी की तब्दीली की बात करेंगे, फिर वफाक आपके साथ नहीं चलेगा। अगर बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो 8.5 लाख लोग एंटर किए हैं उनको निकालना हो तो आप वफाक के ऊपर तनकीद करें, हम नहीं सुनेंगे। आपकी तब्दीली की बात इतनी लंबी होगी कि तब्दीली प्रोग्राम के सीनियर एंकर मेरे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ मैं नहीं सुन पाई सेगमेंट में। ब्रेक के बाद अमीर अब्बास आपकी तरफ आऊंगी। वेलकम बैक। अमीर अब्बास आपकी तरफ आना चाहूंगी। अमीर अब्बास, निसार खोड़ो साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि बतौर सहाफ़ी आपको मेरे सवाल में गलत क्या लगा। मैंने कहा कि वफाक और सिंध आमने सामने क्यों हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोरोना के मामले पे भी मुहाज़राई होगी। मैंने तो ना वफाक को नंबर दिए ना सिंध को बुरा कहा, कि जिनको बुरा लग गया। डॉक्टर साहब, मैंने खोड़ो साहब का एक लफ्ज़ भी नहीं सुना, सिर्फ आपका सवाल सुना है, और सवाल में तो मुझे बज़ाहिरन कुछ ऐसा ऑफेंसिव या कुछ बुरा नज़र नहीं आया। अब उनका जवाब चूंकि मैं सुन नहीं पाया तो हो सकता है उनका जवाब ज़्यादा बेहतर होता आपके सवाल से। खैर, जहाँ तक सियासत से मुतल्लिक आपका सवाल है, देखिए नून लीग तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासत कर रही है, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत कर रही है, और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासत कर रही है। ये अब इतना मलगूबा बन गया है सियासत का कि अब तफरीक करना मुश्किल हो गया है कि कौन किसके खिलाफ सियासत कर रहा है, या कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, लेकिन ये सब सियासत कर रहे हैं। आप देखें अली जैदी और फैसल वाडा जब कराची जाते हैं इस्लामाबाद से, तो वहां जाके ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बैशिंग करते हैं। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी तो चूंकि ऑपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में, तो अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो शायद उसका कोई जवाब हो सकता है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए 2 लोग जाके कराची के अंदर सिंध हुकूमत बहुत बुरी होगी, सिंध हुकूमत मान लिया भाई बहुत बैड गवर्नेंस होगी, बहुत इश्यूज होंगे, नहीं परफॉर्म कर पा रही होगी, लेकिन ये वक्त नहीं था उन चीजों को दोबारा से निकाल के सामने लाने का, जो बयानबाजी का वक्त नहीं है। बिल्कुल अमीर अब्बास को मैं सुन नहीं पा रही, शायद टेक्निकल फॉल्ट है। जी बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कोरोना इशू की वजह से ज्यादातर मेहमान स्काइप पर ज्वाइन करते हैं। जी अमीर अब्बास दोबारा हमारे साथ हैं। जी इमरान खान साहब हर हफ्ते एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो अपनी टीम को साथ बिठा के, जिसमें उनके फाइनेंस मिनिस्टर साथ बैठे होते हैं, उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनके हेल्थ मिनिस्टर, एनडीएमए के चेयरमैन, इमरान खान अपनी टीम को साथ बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया को ब्रीफ करते हैं वीकली। क्या ही अच्छा होता कि अगर इमरान खान की अपनी टीम के साथ मुराद अली शाह भी बैठे होते उस ब्रीफिंग के अंदर,
क्या ये अच्छा होता अगर जाम कमाल भी बैठे होते उस ब्रीफिंग के अंदर? अगर मुराद अली शाह को और जाम कमाल को आप साथ बिठा के प्रेस बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस बात। कर लें इमरान खान साहब, क्योंकि कोरोना तो सिंध में भी है ना, कोरोना तो बलूचिस्तान में भी है, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? तो आधा कौन सी मसला तो सियासत वहीं की हल लंका हो डूब जाएगा। जाएगी? मसला वहीं पे हल हो जाता है। देखिए ना, हुज्जत तमाम कर देना, प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे ज्यादा बोझ है। इमरान खान हुज्जत तमाम कर दे, फिर हम देखते हैं कि मुराद अली शाह साहब कैसे कह सकते हैं कि सियासत हो रही है या तहरीक इंसाफ हमारे साथ या फेडरल हुकूमत हमारे साथ ताबून नहीं कर रही है, जब एनटीएमए का चेयरमैन अच्छा, साथ मेरे बैठा पास होगा। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जब भी देखिए जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है अमीर अब्बास, सिटिंग गवर्नमेंट पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर बर्दाश्त का एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, टॉलरेंस ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने इस गवर्नमेंट को देखा, बसरा साहब भी सामने बैठे हुए हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सही होती है मैं खुल के तारीफ करती हूँ, जहाँ गलत होती है तो खुल के हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए और हम बोलते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा अमीर अब्बास कि क्या आपको लगता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी लेकिन आपको भी पता है, सबको पता है, आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा खतरा ऐसे लोग खुद हैं, उनका इमेज खराब करने के लिए तुले हुए हैं? मैं अक्सर कहती हूँ F-16 तैयारे की तरह इस तरह आई थी पीटीआई, लेकिन बहुत से लोग अंदर मौजूद हैं जो टाइटैनिक की तरह डुबोने की तैयारी के लिए हमेशा आप देखें कि तैयार रहते हैं। देखें फिजा, टाइटैनिक ये जो जहाज है ना, इस जहाज का जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो उसका नाम है इमरान अहमद खान, वो कैप्टन ऑफ द शिप है। अब कैप्टन ऑफ द शिप को अगर नजर आ रहा है सामने ग्लेशियर और वो फिर भी टाइटैनिक को ले जाके ग्लेशियर में मार दे अगर, तो फिर हम किसी और को तो इल्जाम नहीं दे सकते ना। क्या इमरान खान साहब को नजर नहीं आ रहा कि कौन मेरे खिलाफ सियासत कर रहा होगा या मेरे अंदर कोई? बसरा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब वाकई भी इमरान खान साहब को तो नजर आ रहा होगा सब कुछ, लेकिन बसरा साहब, इमरान खान साहब के जो कुछ इर्द गिर्द लोग इस तरह के हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, मैंने सुना है कि पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान रहते हैं, सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि खान साहब को ये लोग क्यों नज़र नहीं आ रहे। अब मुझे पता है आप कोई बात करने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन चले जो दिल का हाल है थोड़ा सा बयान कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अभी अमीर अब्बास भाई ने कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है, आप भी इंडोर्स करें कि पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन मैं अमीर अब्बास बड़े सीनियर एंकर हैं और मैं आपको बताऊं कि जब हमने पॉलिटिक्स को आगाज़ किया 10 साल पहले भी जी डॉक्टर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि हो रही है, इसलिए अमीर अब्बास भी ये बात कह रहे हैं, मैं भी इस बात को इंडोर्स अच्छा, मैं भी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे कि सियासत हो रही है। देखिए, अगर अमीर अब्बास दिल पे हाथ रख के कह दें कि क्या सियासत करने का आगाज और उसकी इंतहा पीपल्स पार्टी या नून लीग कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है? देखिए, हम तो बादले नख्वास्ता भी क्या करें जब आप हमको पुश कर देंगे दीवार की तरफ, सारा दिन आप लोग झूठ बोलते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप सारा दिन लोगों को डिसरे करती है। अच्छा बस सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, चले सिस्टम पीछे से खराब मिला ये बात हम कह सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 3 बारियां ली और हुकूमत के ऊपर जब हम इल्जाम लगा देते हैं कोई भी बात के, तो हुकूमत जिम्मेदारी से हॉस्पिटल के हवाले से अभी अमीर अब्बास ने बात की कि सेहत का सिस्टम इमरान खान साहब ने खराब नहीं किया, ये पीछे से मिला ही ऐसे था, पहले भी काम नहीं हो सका था, ये तरजीहात हमारी अलग थी, सड़कें, पुल, बसें, ट्रेनें, हमारी तरजीहात में सेहत नहीं थी, हमारी तरजीहात में तालीमी निज़ाम नहीं था। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी जहाँ पे आप ये बात नहीं इस तरह जस्टिफाई कर सकते कि वो ये उसकी वजह से हो रहा है। बिहेवियर तो आप लोगों का अपना है, उनका अपना है। सॉरी टू से पीटीआई वाले भी किसी से पीछे नहीं है। जब लड़ने की बात आती है, जुमले कसने की बात आती, बयानबाजी की बात आती, टांगे खींचने की बात आती। आप डॉक्टर साहब यकीन कीजिए कि जब ये पैनामा ये मसला हुआ है आपकी कोरोना वाला, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी को और ख़ास तौर पर अपने स्पोर्ट्स पर्सन को बिठा के ये कहा कि आपने इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, आपने लोगों को हौसला देना है, ढारस बंधानी है, और मैं और मेरी टीम और हम सब मिलकर इंशाल्लाह अपने लोगों के साथ मिलकर जंग के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा तो आप लोगों ने अमल किया उस बात पे? अमल डॉक्टर साहब सुन लीजिए। देखिए, अमल तो ये है कि सबसे बड़ी शुक्र और अच्छा, मुझे पहले अमीर अब्बास इसका जवाब लेने, बस साहब की तरफ दोबारा आती हूँ। आपने मुझे एक जुमला दे दिया, अमीर अब्बास मुझे जरा जवाब दीजिएगा। इन्होंने बड़ी मासूमियत से बोला बसरा साहब ने कि जी हमें मना किया गया था कि इस पे सियासत नहीं करनी। पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं जी हमें बिलावल साहब ने सख्ती से मना किया था सियासत नहीं करनी, लेकिन ये लोग तो अपने कायदीन की नहीं सुनते। उन्होंने खान साहब की बात हवा में उड़ा दी, वो बिलावल साहब की बात को क्या सीरियस लेते हैं? अभी भी सियासत करते पीपल्स पार्टी वाले। देखिए डॉक्टर साहबा, जो बसरा साहब फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब ने उसी तरह से इनको मना किया है सियासत ना करने से, जैसे बिलावल एक सांस में कहते हैं इमरान खान मेरा वज़ीर आज़म है और दूसरे सांस में कहते हैं इमरान खान से तो काम नहीं हो रहा, इसकी छुट्टी कराओ, ये इस्तीफा दे घर जाए। बिल्कुल ऐसे ही खान साहब ने इनको मना किया है कि सियासत नहीं करनी। सियासत भी हो रही है और ये कौन नहीं जानता डॉक्टर साहबा कि खान साहब पसंद करते हैं जो हॉक्स हैं,
जो हॉकिश एटीट्यूड है उसको खान साहब पसंद करते हैं। यानी उनकी पार्टी में से जो लोग ऑपोजिशन की बैशिंग करें, जो कहें नवाज शरीफ चोर है, आसिफ जरदारी बहुत बड़ा चोर है, गद्दार है, ये जो सख्त से सख्त एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हो, खान साहब इसको पसंद करते रहे हैं। खान साहब अप्रिशिएट करते रहे हैं इस टोन को, इस लहजे को। अच्छा, ये शायद एक तो खास अमीर पैराए हम में ये फिर शायद कैसे ठीक सोच भी हो। लेते हैं कि जिनको ये चोर कहे जा रहे हैं, डाकू कहे जा रहे हैं, चले ठीक है, जो भी है कानून के मुताबिक हर चीज का हल होना चाहिए। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया, ऐसे लोगों ने चीखे मार मार के और कह के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि नैब भी करने वाला है। और नैब के चेयरमैन बेचारे बता के थक गए कि भाई नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी के कहने पर नहीं चलता है। फिर हम लोग ऐसे उम्मीद कैसे रख लेते हैं कि ये लोग कभी एक पेज पर आ जाएंगे जिसको आप चोर डाकू कहे चले जाएंगे, वो आपके साथ एक पेज पे आके क्यों बैठेगा? देखिए ना, वो तो डॉक्टर साहबा इमरान खान साहब 26 साल से सुबह शाम कौम को एक यखनी पिलाते थे, सुबह शाम वो कौम को एक टीका लगाते थे कि करप्शन के खिलाफ मैं जब मुझे पावर मिलेगी तो करप्शन का खात्मा करूंगा, करप्शन का नासूर खत्म होगा और करप्ट लोगों को सजा होगी। तो ये आप 2.25 साल आप देख लें, इसमें एक शख्स, बसरा साहब मेरे सामने बैठे हुए, एक शख्स बता दे 2.25 साल में जिसको कन्विक्शन हुई हो। इमरान खान साहब ने सैकड़ों को सजा देनी थी, सैकड़ों को। यहाँ पे जिस तरह वो फ्रांस में होता ना, ग्लिटनाइज किया गया था प्लेस डी ला कॉन्कोर्ड, एक जगह जहां पे उन्होंने वो मशीन लगाई थी कि गर्दनें काटी थी उन्होंने। इमरान खान साहब ने गर्दनें काटनी थी करप्ट लोगों की। 2.25 साल में एक शख्स बता दे जिसको सजा हुई हो। 3 साल तो बाकी है, अगर 2.25 साल में किसी को सजा नहीं हुई तो 3 साल में 3 लोगों को सजा हो जाएगी। तो ये 26 साल से जो सियासत कर रहे थे इमरान खान साहब, करप्ट लोगों को सजा दिलवाऊंगा, तो वो ये 5 साल में 3 लोगों को सजा दिलवाने के लिए ये इसका 26 साल से कौन को लगाया हुआ था जवाब पीछे। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब इसको रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। जी बसरा साहब क्या कहेंगे? अमीर अब्बास का सवाल बड़ा वैलिड है। बिल्कुल, अमीर अब्बास भाई की बात बिल्कुल जायज है कि इस सारे अरसे के दौरान जब हमें 21 महीने का अरसा हुआ है, बिल्कुल एग्री करता हूँ। यही तो वो बात है जिस तब्दीली की हम अमीर भाई बात करते थे। अब आपको ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम अदल इस 20 महीनों में हम ठीक कर सकते थे? हम उसको करने की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है जो हम करने जा रहे हैं। नए कवानीन बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज तक जहां पे कवानीन के अंदर लूप होल्स इतने हैं। आप एक चीज को माने कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी हार्ड स्ट्रगल करके, बड़ी जोर की शिद्दत की कोशिश करके पाकिस्तान के लोगों को बेनकाब किया है। कि देखिए ना, कल तक कहते हैं हम दिल्ली करप्शन नहीं की, आज कह रहे हैं 10 बैंसों से हम गुजारा करते थे। पाकिस्तान की सो कॉल सियासी अशराफिया का चेहरा बुरी तरह बेनकाब हुआ है। अब वो आइन और कानून के सामने खड़े हैं। अब कानून ने अपना रास्ता बनाना है, और मैं इससे एग्री करता हूं कि नैब के कवानीन हो या आपका सोशल जस्टिस सिस्टम हो, ये उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी परसों आप देखिए कि यहाँ पे पोर्नोग्राफी का एक आदमी था, वो कन्विक्ट हुआ था, तो उसकी सजा को हाई कोर्ट ने बसरा साहब कोई जलसे में खिताब करके बेनकाब किसी को कर दे, उसको बेनकाब करना नहीं कि पूरे सबूत होते हैं, तहकीकात होती है, कुछ साबित होता है, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ आप बेनकाब हो गया। देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये बड़े है लोग ऐसे मैंने देखे इल्जाम लगे, विक्ट्री स्माइल और विक्ट्री साइन के साथ बाहर निकलों का क्या तासुरात होते हैं, जरा ये भी बता दें। आप इसको समझते हैं और पब्लिक भी आप इसको समझ गई है। देखिए, हमारा हुकूमत का काम था इन सारे केसेस को बनाना, उनको प्रोसिक्यूट करना, उनको अदालत के अंदर लेके जाना। क्या आप मुझे बताइए कि अगर हम कहते थे शहबाज शरीफ चोर हैं तो उनकी चोरियां नहीं निकल रही? क्या शहबाज चीनी मेरा या आपका फ्रंटमैन है? शहबाज चीनी का फ्रंटमैन है। 56 कंपनियों में चोरियां इनके ऊपर लगी हुई इल्जाम, टीटी करने के तमाम तर इल्जाम सबूत के साथ इनके पास खड़े हुए हैं। नवाज शरीफ को सजा जो है वो अकामा रखने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट बियॉन्ड द मींस के अंदर हुई है, और उसके बाद वो अपनी सजा सस्पेंड करवा के बाहर चले गए। देखिए, मसला ये है कि यहाँ पे सजाओं का चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।